सब सही रहा ना। तो कल हम लोग मतलब हमने वर्क स्पेस बनाया था, तो हमने ये कहा था कि वर्क स्पेस मतलब एज अ फोल्डर होता है। तो देखो जैसे कि एक ये भी देखो फोल्डर है, ये दिख रहा है ना नीचे, या होम डिज़ाइन ये भी फोल्डर है। और जो हमने कल किया था क्रिएट किया था न्यू जावा करके कॉर्नर पे है, ये भी था एक फोल्डर ही। मतलब ये हमने वर्क स्पेस क्रिएट किया था अपना, और ये हमारे सिस्टम में पहले से है। तो देखो दोनों फोल्डर है, लेकिन ये क्या है जो न्यू जावा वर्क स्पेस है, अगर हमें इसे आइडेंटिफाई करना है मतलब कैसे, मतलब क्या कैसे अगर पहचानना हो, अगर हमें पहचानना हो कि मतलब वर्क स्पेस कौन सा है और फोल्डर कौन सा है, तो देखो जो हमने वर्क स्पेस बनाया है, इसको अगर ओपन करें तो इसमें एक मेटा डेटा की फ़ाइल पड़ी है। ये देखो इसका कुछ 38 MB का है। ये जब हम वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं तभी ये हमारे इस फोल्डर में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। और लेकिन जो हम अदर फोल्डर्स हैं देखो, जैसे ये, इसमें देखो ऐसा कोई फोल्डर नहीं है। मतलब कि ये तो हमारा फोल्डर है, और ये क्या है, वर्क स्पेस है। मतलब कि वर्क स्पेस में एक मेटा डेटा की फ़ाइल होती है। देखो ये इक्लिप्स, इस पे देखो हमने अपना प्रोजेक्ट खोल के रखा है। तो अगर हमने जो कल प्रोजेक्ट किया था वो खोलना है हमें, मतलब कि अगर एक ही सिस्टम में हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, तो अगर दूसरे पे हमें स्विच करना है तो फाइल पे जाओ और यहाँ पे दिया है स्विच वर्क स्पेस। देखो यहाँ पे कुछ देखो दे रहा है ना कि न्यू जावा, माई वर्क, फिर सुधा, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम पे एक बार ओपन हो चुके हैं सभी का वो नाम दे रहा है। तो यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट जाके, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये एक बार ओपन हो चुका है सिस्टम पे, तो यहाँ पे दे रहा है सजेशन में। अगर यहाँ पे नहीं दे रहा है तो हम अदर्स पे जाकर यहाँ पे ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ करने पे क्या होगा कि जहाँ पे हम जिस हमारे सिस्टम मतलब जहाँ लोकेशन पे होगा, इसे ब्राउज़ करो। फिर उसके बाद हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा है तो डेस्कटॉप पे जाओ, और उसके बाद न्यू जावा करके है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहीं पे दिख रहा है न्यू जावा सेव। देखो ये जो हमारा पहले से पड़ा है उसको सेव करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ से उसे सेव कर देते हैं, और एक बार फिर से ये इक्लिप्स रिस्टार्ट होगा। अब जो हमने सेलेक्ट किया था वर्क स्पेस वो ओपन होगा। तो मतलब फोल्डर और एक वर्क स्पेस में क्या डिफरेंस है कि जो वर्क स्पेस होता है उसमें एक मेटा डेटा की फ़ाइल होती है, और जो हम एज नॉर्मल अगर हम कोई भी फोल्डर बनाते हैं तो उसमें मेटा डेटा नहीं होता है। और जो इक्लिप्स होता है ये इक्लिप्स प्रोवाइड करता है अपना, मतलब कि इक्लिप्स के भी कुछ रूल्स हैं। अगर हमें इसमें जावा का प्रोग्राम करना है तो इसमें इक्लिप्स के भी कुछ रूल्स हैं। मतलब क्या रूल्स हैं कि अगर आपको इसमें प्रोग्राम करना है तो पहले इसमें आपको वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम अगर जैसे हमने कल आए थे इसमें, तो पहले हमसे बोला कि वर्क स्पेस क्रिएट करो। मतलब क्या, ये इक्लिप्स अपना प्रोवाइड करता है। ये उसकी फंक्शनैलिटी हैं, उसके रूल्स हैं कि उसके रूल्स को आप मतलब जो रूल कह रहा है उसको आप मतलब हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वर्क स्पेस के बाद एक प्रोजेक्ट बोलता है करने के लिए। ये वर्क स्पेस और जो प्रोजेक्ट कहता है ये इक्लिप्स मतलब अपने साइड से बोलता है। और फिर उसके बाद हमें एक SRC मिलती है, सोर्स फाइल, जिसके अंदर हमारे जो हम कोड करते हैं वो सब कोड्स इसमें होते हैं। मतलब कि अगर हम मल्टीपल सभी पैकेज बनेंगे, मतलब अभी हम क्लास बनाएंगे, ठीक है, तो ये सब क्लास कहाँ होंगे, इस सोर्स फोल्डर में। और हमने बैकएंड में भी दिखाया था आपको कि जो हमारा जो यहाँ पे हम करेंगे, अगर सोर्स फोल्डर में अगर हमें क्लास क्रिएट करेंगे तो बैकएंड में जो हमने फोल्डर है, जो फोल्डर हमारे यहाँ न्यू जावा पे है, डेस्कटॉप पे एक न्यू जावा करके है, यहाँ पे भी वो फोल्डर अंदर क्रिएट होता रहता है। देखो ये जावा वर्क स्पेस है, और जावा वर्क स्पेस के अंदर SRC है। और देखो यहाँ पे एक डॉट सेटिंग करके है, क्लास पाथ है, और डॉट प्रोजेक्ट। ये फोल्डर का देखो, एक फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर होता है, जैसे कि ये तो न्यू फोल्डर हो गया, न्यू फोल्डर है फोल्डर,
और इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं इसे बोलते हैं सब फोल्डर। मतलब एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है तो उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। तो फिर देखो जावा वर्क स्पेस के अंदर फोल्डर्स हैं। जावा वर्क स्पेस हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी देखो एक फोल्डर है। और फोल्डर की तरह हमें, अगर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना दूँ, हाँ इसे न्यू करूँ, फोल्डर, एक फोल्डर बन गया। लेकिन अब इसमें से दोनों प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हमें ये देखना है प्रोजेक्ट कौन सा है, तो देखो जावा वर्क स्पेस ओपन करो, इसके अंदर देखो ना एक डॉट सेटिंग्स है, डॉट क्लास पाथ, डॉट प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जिस फोल्डर में ये तीनों चीज़ें हैं वो हमारा प्रोजेक्ट है। और देखो जो अभी हमने क्लास बनाया ABC करके, ये इम्पटी है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये इम्पटी फोल्डर है। और हमने कल ये भी बताया था कि जो हम क्लास में लिखे, मतलब जो कोड करते हैं, ये जो हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं पहले ये कंपाइल होता है। तो जब कोड कंपाइल होता है तो ये एक अलग इसका एक फ़ोल्डर जनरेट होता है। जैसे कि देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, मतलब जावा में हम कर रहे हैं कोड तो माई क्लास डॉट जावा है, ये जावा है। और इसके बाद जब कंपाइल होने के बाद एक दूसरा फोल्डर बनता है, उसका नाम होता है डॉट क्लास, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, उसका नाम भी होगा माई जावा, फिर उसके बाद होगा डॉट क्लास। देखो यहाँ पे SRC में तो हमारा जावा फोल्डर्स हैं। देखो यहाँ पे इसका टाइप क्या है, जावा फाइल। जावा फाइल मतलब कि इसका एक्सटेंशन जावा है। और एक देखो बीन है ना, बीन फोल्डर करके, इसको ओपन करेंगे तो देखो इसका माई क्लास है वही सेम, लेकिन इसका टाइप क्या है, क्लास। ये वही फोल्डर है जो कंपाइल होने के बाद बनती है। अगर जब हम कोड कंपाइल होता है, देखो इसमें इक्लिप्स में क्या है कि हम कोड करते रहते हैं, साथ साथ ये कंपाइल, इक्लिप्स ऑटो कंपाइल का भी ऑप्शन देता है जो साथ में साथ वो कंपाइल करता रहता है। लेकिन नोटपैड में क्या होता है, अगर हम नोटपैड में कोड करें तो कोड को हम सेव करेंगे नोटपैड में, उसके बाद उसे हमें कमांड प्रॉम्प्ट से जो विंडोज़ R करके CMD, इसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब कि यहाँ पे हमें पहले उस फोल्डर को कंपाइल कराना पड़ेगा। जैसे अगर यही माई क्लास डॉट जावा है हमारे पास, हमने नोटपैड में किया कोड, अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करना है इसको, तो पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट में इसे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद जब कंपाइल करेंगे तो एक बैकेंड यही फोल्डर में जाके एक डॉट क्लास की एक्सटेंशन का एक फोल्डर बनेगा, एक फाइल बनेगा। तो और जो हमारा इक्लिप्स है, इक्लिप्स ऑटो जनरेट है, मतलब ऑटो कंपाइल करता है। अगर हम कोड कर रहे हैं तो साथ में साथ कंपाइल भी करता है। तो यहाँ पे ना एक वो देखो इस बिन फोल्डर में एक सेम नाम का देखो माई क्लास है और इसका टाइप क्या है, क्लास। ये हमारा डॉट क्लास फाइल है और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है ये वही चीज़ लिखा है जो हमने वहाँ पे कोड किया था। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कंपाइलर अपने हिसाब से इसे चेंज कर लेता है, अपने लैंग्वेज में चेंज कर लेता है। देखो जो हमने लिखा है वो देखो SRC के अंदर है, SRC में माई क्लास। देखो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि क्या लिखा है। ये हमने सेम यही इक्लिप्स पे भी हमने लिखा है। ये जो ये चीज़ है, ये जो हमने जो किया है कोड ये है। और जो ये जो कंपाइल होने के बाद जो डॉट क्लास फाइल बनी है ये वो किया है जनरेट, ये कंपाइलर किया है, ये हमने नहीं किया। जब कोड कंपाइल होता है तो ये फोल्डर जनरेट होती है डॉट क्लास की। हाँ ये बिन फोल्डर में है, इसको कंपाइलर जनरेट करता है। और ये हमारे समझ के लिए नहीं होता, मतलब इसे हम नहीं समझ पाएंगे। अगर समझना भी होगा तो काफ़ी इसे डिफ़िकल्ट मतलब होगा। तो ये हमारे लिए नहीं, कंपाइलर जनरेट करता है।
मतलब सिस्टम अपनी भाषा में समझ लेता है। हाँ, सिस्टम इसे समझता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है। तो नोटपैड में क्या होता है कि अगर हमने कोड किया, उससे पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा। मतलब कोड पहले एग्जीक्यूट नहीं होती है, पहले कंपाइल होती है फिर एग्जीक्यूट होती है। तो कंपाइल करने के लिए हमें जावा में वही ना cmd प्रॉम्प्ट अभी जो हमने खोला था, ब्लैक कलर की स्क्रीन थी, वहाँ पे हमें पहले कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। तो वो एक जावा सी नाम का फाइल बनेगा, फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे उस फाइल को। लेकिन इक्लिप्स में क्या है, वो साथ ही कंपाइल होता रहता है। तो हम यहाँ पे सीधा रन बटन पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। कल हमने यहाँ पे कोड किया था पब्लिक क्लास। ये देखो पब्लिक जो है ना, इसे बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे पब्लिक लिखा है, मतलब कि ये पब्लिक ही है। जैसे कोई चीज़ है ना पब्लिक है, तो पब्लिक ही मतलब सभी के लिए अवेलेबल है। और इसके कुछ और हैं, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब कि जैसे कोई बात होती है ना, प्राइवेट रखो, मतलब कि सिर्फ इसी क्लास तक होगी। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिखा हूँ तो ये सिर्फ यहीं तक होगा। और पब्लिक है तो सब जगह जाएगा, पब्लिक होगा, हाँ पब्लिक है मतलब पब्लिक ही है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और प्राइवेट है तो सिर्फ, हाँ। और उसके बाद होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अभी पैकेज के बारे में हमने नहीं बताया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट ये होता है कि वो अपने पैकेज तक ही अवेलेबल होता है। और एक होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का स्कोप भी पैकेज तक होता है, और वो बाहर भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। पब्लिक ये डिफॉल्ट पैकेज तो अपने आप से बन जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे पब्लिक हम ना लिखें तो ये डिफ़ॉल्ट होगा। मतलब ये क्लास क्या है, अगर इसकी एक्सेस मॉडिफायर देखा जाए तो जब कुछ नहीं लिखा है तो ये डिफ़ॉल्ट है। ये केवल इसी पैकेज तक मतलब रहेगा। नहीं, ये हर पैकेज में जाएगा। जब डिफ़ॉल्ट होगा पब्लिक, तो इसी पैकेज तक होगा। हाँ, अगर डिफॉल्ट है हम्म। और जब प्राइवेट है तब इसी पैकेज इसी क्लास तक रहेगा। हाँ, और फिर पब्लिक। और उसके बाद ये क्लास क्लास हम बना रहे हैं, मतलब कि हमने बताया था ना कि अगर हम जावा में कोड कर रहे हैं तो पहले उसमें हमें क्लास बनाना पड़ता है। डायरेक्ट हम इसमें मेथड नहीं कर सकते। मेथड करने के लिए पहले हमें क्लास बनाना होगा। तो हमने बनाया पब्लिक, मतलब ये वही मॉडिफायर हो गया, एक्सेस मॉडिफायर की इसका स्कोप कहाँ तक है। फिर उसके बाद हमें क्लास लिखना होता है कि मतलब हाँ ये क्लास है। फिर उसके बाद ये क्लास का नेम, क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। फिर उसके बाद, और हमने बताया था ना क्लास का नेम कहाँ से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। मतलब जो पहला लेटर होगा उसका कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद वो कैमल केस तो होता है, लेकिन उसका जो पहला लेटर होगा कैपिटल होगा। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्यों लगता है, क्योंकि ये इसका स्कोप बताता है कि ये ओपन हुआ है। अगर यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस न लगाऊँ तो कहाँ ओपन हुआ है और कहाँ क्लोज हुआ है हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जब कर्ली ब्रेसेस ये ओपन है, और नीचे देखो इसका नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। सेम ऐसे ही हमारे मेथड के साथ होता है। देखो मेथड क्या है, पब्लिक। और जो मेथड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। ये तो मेन मेथड है, इसके बाद में ये देखो पब्लिक। मेन मेथड तो सेम इट इज़, अगर कहीं भी हमें मेन मेथड लिखना होगा तो उसका ये पब्लिक जो मॉडिफायर है स्टैटिक है, वाइड मेन, ये कहीं भी अगर आप मेन मेथड लिखोगे तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मतलब इसके नेम मतलब इस तरह से होने चाहिए। पब्लिक होना चाहिए उसका एक्सेस मॉडिफायर, और स्टैटिक होना चाहिए मतलब मेथड टाइप, और वाइड होना चाहिए, और मेन उसका नाम मेन होना चाहिए। वो भी मैंने बताया ना केस सेंसिटिव, तो मेन जिस टाइप में लिखा है इसी तरह होगा। अच्छा, इसमें जो स्ट्रिंग के बाद ये हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, ये क्यों जरूरी है इसका? ये एरे को शो करता है। एरे मतलब कि मल्टीपल डेटा। आप एक एरे बना के उसके अंदर मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, जैसे कि अभी आगे बताया जाएगा नॉर्मली। तो एरे मतलब कि जैसे एक हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि एरे है तो इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा रख सकते हैं। इसमें भी जैसे मेथड में भी हम लगाएं, जैसे योर मेथड है यहाँ पे, हाँ, उसके बाद एक कोष्ठक का छोटा होगा ना, हाँ, वो भी क्यों लगता है? तो देखो ये मेथड है, देखो ये पब्लिक है,
मतलब इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है। पब्लिक की मतलब कि ये बाहर, इस क्लास के बाहर भी अवेलेबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी तो माई क्लास डॉट जावा है, अगर इसके अंदर मैं एक क्लास और बना दूँ तो ये वहाँ भी जा सकता है। और फिर ये होता है, हमने कहा भाई ना मेथड 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक हमने लिखा है तो ये स्टैटिक है, और अगर स्टैटिक हटा दूँ तो ये हो गया नॉन स्टैटिक। तो मतलब इसका मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब क्या है? स्टैटिक होता है जो स्टैटिक ना क्लास के साथ लोड होता है। अभी एक मिनट ये देख लो, फिर उसके बाद बताते हैं हम। तो देखो पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, और ये वाइड होता है रिटर्न टाइम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ अभी सिर्फ ये समझने के लिए, इंट ए इक्वल टू हमने 45 किया, मतलब कि ए के पास ए है, ये इसके पास 40 जो नंबर है 45 है इसके पास। तो अगर इसे हमें बाहर लेना है, मतलब इस मेथड के बाहर, इसकी अगर इसका स्कोप देखा जाए, जो इंट ए 45 हमने लिखा है, इसका स्कोप सिर्फ इस मेथड तक है। मतलब जिस मेथड के अंदर लिखा हुआ है ये सिर्फ इसी मेथड तक है। इसके मेथड तक अगर हम इंट, मतलब इस ए को अगर हम यूज़ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाइड का मतलब कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे ना अगर हमें इसे रिटर्न लेना है तो हमें एक यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ता है, RETURN, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हमें क्या लेना है, अभी तो खैर इसे बता रहा हूँ, लेकिन इसे अभी करना मत, क्योंकि अभी आगे इसे डिटेल में बताया जाएगा कि ये रिटर्न मतलब, अभी तो मैं ये बता था वाइड क्यों है। वाइड का मतलब ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मतलब आप अभी यहाँ से कुछ बाहर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर मैं कुछ तुम्हें दूंगा तभी आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज अगर मैं कुछ ना दूँ तो आप कुछ नहीं ले जा सकते हमारा चीज़। ठीक है, तो मतलब ये मेथड क्या कह रहा है, वाइड बोल रहा है। तो आप इस मेथड से, इस मेथड के अंदर कुछ भी है तो आप उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और ये हो गया मेथड का नाम। और उसके बाद जो ये ब्रैकेट्स लगे हैं, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी पैरेंथेसिस, ये शो करता है मेथड को। अगर मेथड कहीं भी लिखा रहेगा तो उसके अंदर इस तरह से पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगे रहते हैं। और देखो क्लास के साथ ऐसा नहीं है, क्लास के पास कोई पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स नहीं है। हमारे मेथड्स है, इस मेथड ये शो करता है मेथड्स को। अगर पैरेंथेसिस साथ में लगा है तो ये हमारा दिखाता है कि मेथड है। फिर इसके बाद क्या है, कर्ली ब्रेसेस। वही फिर आ गया कर्ली ब्रेसेस की मतलब इसकी बॉडी कहाँ तक है। देखो यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ पे देखो हाईलाइट हो रहा है, ये एंड हुआ है। मतलब कि अगर मैं यहाँ कोड करना चाहूँ, शुरू करूँ, ऐसे ही हम लिखते हैं। मतलब अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है तो हम यही इस तरह से भी लिखते हैं, system.out.println। फिर अगर हमें जैसे जो मैसेज प्रिंट कराना है कंसोल पे, हम डबल कोट्स में पास करते हैं वो मैसेज, और उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन लगता है। तो देखो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि किसी मेथड के अंदर नहीं, क्योंकि ये किसी भी मेथड के अंदर नहीं है। ये क्या है, क्लास के अंदर। और हमने कल ही बताया था कि अगर हमें कोड करना है तो उस कोड को हमें मतलब क्लास के अंदर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्लास के अंदर हमें मेथड बनाना पड़ेगा। उस मेथड के अंदर हम जो भी कोड हमें करना होगा वो कोड करेंगे। तो देखो ये अभी मेथड के बाहर है, तो मेथड के बाहर है तो कंपाइलर हमारा एरर दे रहा है। देखो ना, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन एक्सपेक्टेड टोकन, मतलब दिस टाइप से। तो ये क्या है, सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि एक सिंटैक्स होता है, एक सिंटैक्स एरर बोलते हैं, एक लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या मतलब कि जो भी हम कोड में गलती कर रहे हैं, ये हो गया सिंटैक्स, कि मतलब हम उस जावा के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जावा क्या कह रहा है कि आप क्लास बनाओ,
क्लास के बाद आप मेथड बनाओ। अगर आपको कोड करना है तो आप मेथड बनाइए। तो हमने मेथड बनाया, लेकिन मेथड के अंदर हम कोड नहीं कर रहे हैं। ये जो लाइन हमने लिखा है ये से बाहर है। मेथड से बाहर है। तो जावा क्या कहता है कि अगर आपको कोड करना है तो मेथड के अंदर कोड करिए। और ये जो बॉडी है, ये बॉडी इसको मतलब शो करता है कि इसका ये मेथड कहाँ तक है। जैसे हमने मल्टीपल यहाँ पे मेथड्स बना रखे हैं, जैसे एक यहाँ पे मेथड है, एक यहाँ पे मेथड है। अगर ये मेथड ओपन हुआ है तो कहीं तो क्लोज होगा, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। फिर अगर ये मेथड M1, अगर ये मेथड कहीं पे ओपन है तो क्लोज भी कहीं हुआ होगा, यहाँ पे क्लोज है। तो मतलब ये मेथड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये मेथड जो M1 मेथड है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और ये जो हमने कोड किया ये ना मतलब किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, तो ये एरर दे रहा है। और अगर हमें मेथड के अंदर मतलब किसी भी मेथड के अंदर रखना है तो हमें उसका बॉडी देखनी पड़ेगी कि उसकी बॉडी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग, अगर जहाँ हमें मैसेज प्रिंट कराना है उसके अकॉर्डिंग हम उस कोड को वहाँ पे रख देंगे, ये चीज़। तो अब ये देखो एरर नहीं दे रहा है क्योंकि हम मेथड के अंदर कोड कर रहे हैं। सेम ऐसे हमने बनाया है पब्लिक स्टैटिक वाइड और M1, और ये फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स कॉल भी किए थे, और हमने ये बताया था कि JVM जो होता है, सॉरी JDK हमारे JDK एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जावा वर्चुअल मशीन, तो JVM JVM को। हाँ, तो और JVM हमारा आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि मेन मेथड को आइडेंटिफाई करेगा मेन मेथड कहाँ हाँ। पे पहले उसको। अगर JVM अगर हमारा इस प्रोग्राम तो कंपाइलर क्या किया, कंपाइल किया, उसका काम है सिर्फ कंपाइल करना कोड को। अगर कोड में कुछ सिंटैक्स एरर है तो वो वहाँ पे एरर शो करेगा। सिंटैक्स एरर क्या, JRE। अच्छा, तो JRE मतलब कि अगर हमारे कंपाइल कोड में कुछ एरर है, वो सिंटैक्स एरर, तो JRE हम वहाँ पे एरर शो करेगा। मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पे मैं n मतलब हटा दिया तो ये क्या हो गया, ये सिंटैक्स एरर है कि हमने अधूरा किया है, यहाँ पे कुछ गलती है। मतलब क्या, ये प्रिंट ln उसके पास इस तरह का कोई मेथड है नहीं, या तो ये मेथड पहले से उसे पता है, इसके बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं प्रिंट l लिख दिया ये उसे नहीं पता है। तो यहाँ पे ये जो दिया ये सिंटैक्स एरर है। तो ये मेन मेथड मतलब JVM हमारे क्या, JVM ही आइडेंटिफाई करता है ना। JRE सबसे पहले क्या करता है, JRE कोड को कंपाइल करता है, कंपाइल करके उसको बाइनरी में जनरेट करता है। इसके बाद JVM उसको आइडेंटिफाई करके रन कराता है जावा वर्चुअल मशीन। JRE है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो JVM क्या करेगा, हमारे मेन मेथड को आइडेंटिफाई करता है। JVM आएगा हमारे कोड में, देखेगा मेन मेथड है, अगर मेन मेथड होगा तो वो कोड को कंपाइल करे मतलब सॉरी एग्जीक्यूट करेगा। JVM काम है कोड को एग्जीक्यूट करना, और JRE का काम क्या है, वो कोड को कंपाइल करता है। वही जो क्लास फाइल बनती है वो कंपाइल टाइम बनती है, मतलब कंपाइल होने के बाद वो क्लास फाइल बनती है। तो कंपाइलर हमेशा हमने बताया था ना मेन मेथड को JVM हमेशा मेन मेथड को पहचानता है। तो यहाँ पे ये उसका रहा मेन मेथड, बॉडी के अंदर आएगा, मिला उसके पहला लाइन क्या, योर मेथड, और योर मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है। कॉल मतलब कि मेन मेथड उसे कॉल कर रहा है। अगर हमें कुछ भी, जैसे अगर मैं इसके अंदर कुछ ना लिखूं तो ये क्या है, इसमें मेन मेथड में कुछ नहीं है। मतलब कोई भी मेथड जितना भी हम मेथड बनाते हैं, अगर हमें सब मेथड को चलाना है तो हमें मेन मेथड में कॉल करना पड़ता है। मतलब कि मेन मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा उसे। देखो हमने योर किया, यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस, ये इक्लिप्स प्रोवाइड करता है ऑटो सजेशन का।
ठीक है, तो योर मेथड यहाँ पे कॉल हुआ तो ये लाइन चली, मतलब योर मेथड कॉल हुआ तो ये चलेगा। अब योर मेथड हमारा कहाँ पे है, यहाँ, तो पहली लाइन योर मेथड में आएगा, फिर इसके अंदर पहली लाइन चलेगी सिस्टम डॉट आउट println, जो इसके अंदर ये मैसेज जो हमने लिखा है इस डबल कोट्स के अंदर, अगर डबल कोट्स के बाहर मैं कुछ लिखूँगा तो ऐसे तो एरर देगा। अगर हमें कुछ लिखना है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, लेकिन ये इस चीज़ को अभी नहीं पहचान रहा है कि ये क्या है, क्योंकि अगर अब यहाँ पे देखो मैं नेम दे दिया तो इससे यहाँ नेम के बारे में पता है कुछ कि नेम क्या होता है, मतलब नेम को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये जो मतलब मेरे कहने का ये मतलब कि डबल कोट्स में हम एज अ मैसेज प्रिंट करते हैं। अगर इसके बाहर आपको कुछ लिखना है तो हम प्लस को यूज़ करके, और बाकी जो जैसे हमने यहाँ पे नेम किया ना, नेम क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे नेम में क्या है, ऋतिक है, तो यहाँ पे प्लस है, उसके बाद अगर कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, ही इज़ अ बॉय, फिर प्लस है ना, तो यहाँ पे आ जाए नेम, नेम में क्या है, ऋतिक है, तो वहाँ पे ऋतिक प्रिंट कर देगा। फिर अगली लाइन चलेगी इंट a इक्वल टू 45, यहाँ पे वैल्यू को, ये वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेगा और इसमें वैल्यू क्या होगी 45, मतलब ए जो वेरिएबल है उसके पास 45 का जो 45 है, मतलब कि रैम में एक स्पेस बनता है, मतलब अगर हम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो रैम में जाके वो लोग जगह लेते हैं। हाँ, तो इंट a इक्वल टू 45 है, तो रैम में देखो ए जगह नहीं लेगा, ये इंट जो है ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप अभी बताया जाएगा। हाँ, और ये ना सिर्फ लोकेशन को बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ अपने घर पे, तो मेरा मतलब जो गांव है ये मेरा लोकेशन है कि मैं इस गांव में रहता हूँ। तो सेम ऐसे ही अगर मुझे, तो जैसे इसे ये क्या है, एक लोकेशन है, मतलब उसको बता दिया गया है कि ए है, ये तुम्हारा लोकेशन है, इस लोकेशन पे कौन मिलेगा, अगर आप ए के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 45। और अगली लाइन क्या है, सिस्टम डॉट आउट println, फिर जो इसके अंदर मैसेज लिखा है ये प्रिंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो सेमी कॉलन्स है, देखो सेमी कॉलन्स हमने सभी लाइंस के बाद लगाया है, देखो हर लाइन के बाद है, और ये लगाना मस्ट होता है, ये ब्रेक पॉइंट शो करता है। हाँ हाँ, फिर देखो ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी, उसके बाद ये यहाँ पे उसको क्या मिला, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस क्या है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो क्लोज हुआ मतलब ये मेथड हमारा पूरा चल चुका। तो फिर से ये कहाँ आ जाएगा, मेन मेथड में, मेन मेथड में क्या था, ये चल चुका, उसके बाद इसके पास कोई और कुछ है नहीं, तो क्या मिला अगला, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्लोज मतलब कि मेन मेथड था, मतलब हमारा पूरा चल चुका, ओपन से जब क्लोज तक पहुंच गया तो पूरा चल चुका। अगर इसको रन कराते हैं, देखो देखो पहले ही इज़ अ बॉय, फिर
ऋतिक। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस करके हमने नेम लिखा था, नेम में जो वैल्यू है, जो इसके पास वैल्यू है वो प्रिंट किया। उसके बाद ऋतिक, फिर अगला लाइन चला इंट इक्वल टू 5, मतलब कि ए लोकेशन पे क्या है 45 है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट, ये भी प्रिंट की हमने लाइन लिखी है। इसके अंदर जो भी मतलब मैसेज था प्रिंट करने के लिए वो कंसोल पे प्रिंट होगा। ये जो देखो ये मैसेज आ रहा है ना, इसे बोलते हैं कंसोल, या फिर आउटपुट रिजल्ट, मतलब जो आता है हमारा कंसोल पे ही आता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो प्रिंट की लाइन है, तो देखो ये जो सिस्टम है, सिस्टम हमारा क्लास है। मतलब कि क्या है कि जावा के पास मतलब ढेर सारे, मतलब कि कुछ पहले से ही डिफाइन उसके पास कोड पड़े हैं। देखो जो यहाँ पे JRE दिख रहा है ना, इस जार में, एक जार में देखो मल्टीपल्स हमें देखो पैकेज हैं, और इन पैकेज के अंदर में मल्टीपल क्लासेस मिलेंगी। तो इन क्लासेस इनमें क्या है, बस मतलब यही जो पहले से डिफाइन चीज़ें हैं, मतलब जावा के पास पहले से कुछ चीज़ें डिफाइन करके रखी हुई हैं कि इसका मतलब यही होता है। जैसे ये सब पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये सब क्या है उसमें सब डिफाइन है कि मतलब इसका मतलब ये होता है। और जो ये क्या है ना सिस्टम, सिस्टम एक क्लास है, इसके अंदर भी कोड की गई हैं, और उस कोड को ये लोग इस जार्स में करके हमें देते हैं। जब हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसके साथ इंस्टॉलेशन के टाइम जो थोड़ा टाइम लगता है, उस समय वो हमारे सिस्टम में यही पूरा सब मतलब जो उनके जार्स फाइल हैं फोल्डर में सब हमारे रखते हैं, ताकि हमारे जो हमें सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है उससे ये पता रहे कि मतलब जो इसके ये सब सिस्टम्स हैं और बाकी मतलब जो जावा के जितने भी प्री डिफाइंड पहले से हैं क्लास हैं मेथड्स हैं, हाँ उसके बारे में उन्हें पता होता है। तो ये क्या है, सिस्टम क्या है, क्लास है। और जो ये प्रिंट एलन है, प्रिंट एलन मेथड है। देखो मेथड की हमने क्या पहचान बताई थी कि देखो ये क्या है, प्रिंट एलन, पी क्या होता है हमेशा, मतलब जो भी मेथड्स का लेटर स्टार्ट होता है पहला स्मॉल होता है, पी यहाँ पे क्या है स्मॉल, और इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज ओपन एंड क्लोज होते हैं। देखो यही चीज़ है ना, मतलब जैसे यहाँ पे हमने क्लास नेम लिखा है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज है। ये भी क्या है मेथड है, लेकिन ये मेथड हमने नहीं बनाया है, ये जावा ने पहले से बना के रखा है। देखो जैसे हमने योर मेथड को कॉल किया है ना, यहाँ पे योर मेथड फिर पैरेंथेसिस क्लोज सॉरी ओपन एंड क्लोज, वैसे ही ये देखो है प्रिंट एलन फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। ये योर मेथड हमने बनाया था जो मेन मेथड में कॉल किया, लेकिन प्रिंट एलन क्या है ये पहले से ही डिफाइन है। इसका मतलब कि कंसोल पे प्रिंट करना है और जो भी यहाँ पे मैसेज दिया जाएगा। तो योर मेथड हमने कॉल किया और योर मेथड चला। देखो एक पब्लिक स्टैटिक वाइड m1 मेथड का नाम है, और एक m1 का हम अच्छा, हम एक मेथड में कितने लाइन प्रिंट करा सकते हैं? एक मेथड में कितना भी, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे कितना भी लाइन लिख सकते हैं। एक क्लास में कितना मेथड हो सकता है? ये भी मतलब कि मल्टीपल, कोई गिनती नहीं है। लेकिन अच्छा है, तो इसकी मतलब अगर हम प्रिंट कराने के लिए लाइन बताए थे 15 हो सकता है इसका, 1500 15 ओनली 15। हाँ तो आप बता रहे मल्टीपल होता है क्या 15 मतलब सिर्फ 15 लाइन आप लिख सकते हैं, सामने 15 वर्ड लिख सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। मैसेज जो दे रहे हैं, मैसेज जो मैसेज हम दे रहे हैं, नहीं, आप कितना भी आप मैसेज दे सकते हो। तो वही तो हम भी कहते, लेकिन जो बता रहे कि आप सिर्फ 15 कर सकते हैं। हमने ये कहाँ बोला था? आपने नहीं बताया था ना, हमने देखा था। अच्छा नहीं, यहाँ पे आप कितना भी बड़ा मैसेज दे सकते हो। कोई रेंज नहीं होता? नहीं, इससे लिखते चले जाओ, कोई एरर नहीं देगा। तो अच्छा ये देखो हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड m1 एक मेथड बनाया, फिर दूसरा बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड m1। यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर ये मतलब क्यों दे रहा है, मेथड नेम सेम है इसलिए। मेथड नेम सेम है,
मतलब कि इसका मतलब ये है, अगर हम मेन मेथड में से कॉल करें, हाँ अगर मैं m1 को कॉल कर दूं, मेथड कॉल हो गया, लेकिन वो किस m1 को एग्जीक्यूट करेगा, ये यहाँ पे कंपाइलर के लिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। मतलब कंपाइलर जो क्या है, किस कोड को वो चलाएगा। ये m1 2 है, हमने इसमें कुछ और कोड करके रखा है, इसमें कुछ और करके रखा है, तो वो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज जाएगा कि मतलब किसको कॉल किया जाए, इसको या फिर इसको। तो इसलिए वो हमारा ये कंपाइलर एरर देता है। देखो अगर यहाँ पे मैं कर्सर लेकर जाऊँ तो ये बोलेगा रीनेम करो, रीनेम फाइल, रीनेम मेथड m1, चाहे इसको या इसको, किसी को आपको एक को रीनेम करना है। और कंपाइलर नहीं, कंपाइलर तो आपका कंपाइल करके दे देगा JDK सही है कि नहीं, पर जब आप कोई भी स्क्रिप्ट यूज करो तो दो नेम का सेम होगा तो किसको कॉल करोगे, वो कंफ्यूज होगा जावा। हाँ, जावा कंफ्यूजन में, इसलिए कंफ्यूजन में कोई चीज़ रखना ही नहीं चाहता। JDK ऑप्शन ही नहीं दे रहा है कि आप सेम नेम के दो मेथड बना पाओ। तो मतलब कि भाई जावा यहाँ पे वो कंफ्यूज ये हो जाएगा कि मतलब हमारे पास सेम नेम के दो मेथड्स हैं, अगर हमने कॉल भी किया तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, इसे या इसे। तो यहाँ पे इसलिए वो एरर दे रहा है कि नाम आप चेंज करो। माई मेथड्स जावा, देखो अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और अगर मैं मेन मेथड में किसी भी मेथड को कॉल करना चाहूँ तो मतलब मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूँ, इसके लिए कोई वो मतलब कि एरर नहीं देगा कि या फिर कोई इसका लिमिट नहीं है कि आप इस मेथड को कोई भी मेथड को सिर्फ 10 मतलब 5 बार इतना, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी मेथड को कितनी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो क्या हम किसी मेथड में जाके मेन मेथड को कॉल करा सकते हैं? मेन मेथड को कॉल मेन मेथड को नहीं कॉल कर सकते हैं। मेन मेथड को तो पहचानता है जावा। देखो अगर, हाँ ठीक है, देखो अगर मैं इस मेन मेथड को ठीक है कॉल करा दिया, हाँ तो क्या होगा, JVM हमारा इस मेन मेथड को पहचानता है, आएगा, मेन मेथड को एग्जीक्यूट किया, फिर इसमें क्या है, योर मेथड्स को हमने कॉल किया है, योर मेथड चलेगा, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, मेन मेथड कॉल हो रहा है, मेन मेथड में आएगा, फिर से योर मेथड चलेगा, और फिर से मतलब ये एक लूप की तरह हो जाएगा। देखो कैसे, मेन मेथड पहले बार चलेगा तो इसमें क्या मिला है, योर मेथड। अब योर मेथड कहाँ पे है, मतलब ये स्ट्रिंग, ये सब लाइन चलेगी, फिर लास्ट में उसे क्या मिला, मेन, वो क्या कर रहा है, मेन को फिर से कॉल कर रहा है, मेन मेथड को, फिर से यहाँ पे आएगा मेन मेथड, पहली लाइन क्या मिली, योर मेथड, फिर यहाँ पे मतलब योर मेथड कॉल होगा, मतलब ये सब लाइनें चलेंगी, फिर से मेन मेथड चलेगा, तो ऐसे ये हर बार करता रह जाएगा। तो हम ऐसा ना करें, हम इसको मैंने कॉल नहीं किया जिस मेथड को, उस मेथड में हमने कॉल करा था, तो मतलब इन फ्यूचर अगर तुम उसको कॉल कर लिए तो मतलब जावा ऐसा नहीं करता कि आप अभी कर रहे हैं या बाद में, ये वो उसका रूल है कि अगर आप मेन मेथड को नहीं कॉल कर सकते, अगर आप कह रहे हैं कि जैसे आपने नहीं कॉल, जैसे योर मेथड को नहीं कॉल किया और योर मेथड में मैं मेन मेथड को कॉल कर लूँ, लेकिन अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इस योर मेथड कहीं आप योर मेथड कहीं भी किसी भी मेथड में कॉल हो सकता है, कॉल हो सकता है, तो और m1 क्या तुम्हारा m1 में मेन मेथड में कॉल हुआ है, ठीक है, देखो m1 चलेगा, m1 चला, m1 यहाँ से चलेगा, आएगा, योर मेथड कॉल हुआ है,
योर मेथड फिर रन होगा, फिर उसे क्या मिला, मेन मेथड, और मेन मेथड के बाद फिर से जाएगा वो, फिर से उसे क्या मिला, m1 मेथड कॉल हुआ, m1 के पास आएगा, m1 को पहली लाइन क्या मिली, योर मेथड कॉल होगा, फिर योर मेथड इतना लाइन तो चला, फिर से मेन मेथड हुआ। तो इन केस आप कहीं इन फ्यूचर इसे कॉल कर लिए तो यहाँ पे एक लूप टाइप बन जाएगा, तो इसलिए वो पहले से ही आपको ये ऑप्शन नहीं देता कि हाँ कि आप इसे कॉल कर सकें। यहाँ पे हो जाएगा कि मेन मेथड कभी कॉल ही नहीं करोगे, अगर वो मेन मेथड कॉल करोगे तो वैसे नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट करने लगेगा। आप कॉल करो, देखो ARGS में अब आर्गूमेंट मांगेगा, वो भी किस तरह का, स्ट्रिंग टाइप का, वो भी एरे स्ट्रिंग टाइप, सिंगल एरे। नहीं, अब आप यहाँ वैल्यू पास करोगे ना डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर, तो ये चलने ही नहीं देगा उसको। अब ये एज ए नॉर्मल मेथड होता है। ये मुझे लग रहा था हो सकता था, लेकिन होगा नहीं। रीजन सोचो, मैं इनको पहचानता तो सही, लेकिन एक लूप बन जा रहा है ना, इसका वो बनेगा ही ना दोस्त, क्योंकि जो मेन मेथड जब कॉल होता है वो मेन मेथड कैसे पहचानता है, एक एरे टाइप का, स्ट्रिंग एरे टाइप का वो होना चाहिए और ARGS होना चाहिए, जो उसका एक बाय डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो आई थिंक आप करोगे यही सेम करो, स्ट्रिंग कॉपी करो, स्ट्रिंग और वो कर देंगे, बस इतना नहीं। और वैल्यू तो कुछ इस तरह से यार, दो वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू तो कोई नहीं लेगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आप चेंज यहाँ कॉल कर देंगे, ऐसे नहीं। डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग हटा दो, नेम भी हटा दो, UIGF। अब इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर वैल्यू दो, हाँ ऐसे कॉमा, हाँ ऐसे एक ऐसे, बस तभी भी एरर देगा, मतलब ये सिंगल एरे ही नहीं है, जब क्लिक करो डबल कोट्स में रह नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रिंग का वैल्यू है। एक दो ब्रैकेट हटाओ, ऐसे देख सकते हो, डबल कोट्स में कुछ वैल्यू दो, और नहीं करो, ये चलने ही नहीं देगा। चेंज द मेन मेथड स्ट्रिंग का है, अब अगर चेंज कर दोगे तो ऊपर स्ट्रिंग, तो उस मेन मेथड को ही वो चेंज कर देगा, हाँ मेन मेथड ही चेंज, तो फिर वो मेन मेथड नहीं रहेगा। अब ये नॉर्मल हमारा जो जैसे ये सब मेथड्स बनाया हो इस तरह से उसे भी ट्रीट करेगा। रन होगा ना, जब नहीं रह जाएगा तो रन कैसे, कोई में नहीं रह जाएगा मेरे दोस्त, नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल मेथड हो जाएगा। वैसे तो एक मेथड, एक क्लास के अंदर हम सेम नेम का मेथड नहीं बना सकते। अच्छा, मेथड नेम अलग हो और जो कॉल करा रहे हैं वो सेम हो, तो ऐसे जैसे मेथड नेम जैसे M3 और M2 अलग है, हाँ। जो कॉल करा है मैसेज वो सेम होगा कॉल, मैसेज हाँ मतलब जो यहाँ पे हम देते हैं ना मैसेज, अगर सेम रहता नहीं उससे मतलब नहीं है मेथड। यहाँ पे। हाँ मेथड, यहाँ पे हम कोड, यहाँ पे इसका भी सेम हो उसका भी, मतलब जो M1 में लिखे हैं M1 के अंदर भी, जैसे मैं सिस्टम ये लाइन यही ना मतलब है, नहीं इससे प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर आप कोड क्या करते हैं इससे उसे प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका मेथड नेम सेम, हाँ मेथड नेम सेम नहीं होना चाहिए। और अच्छा ये चीज़ जैसे M1 है मेथड, M1 मेथड के अंदर मैं M3 कॉल कर सकता हूँ, अगर ये M1 कॉल हुआ रहेगा मेन में तब कॉल कर सकते हैं, M1 कॉल हुआ रहेगा मेन में, नहीं अभी तो मेन मेथड में नहीं कॉल कर रहे हैं, अभी मैं M1 मेथड में M3 कॉल कर रहा हूँ, तो मतलब कॉल कर सकता हूँ। कॉल कर सकते हैं। हाँ
और मैं M3 में M1 को कॉल कर सकता हूँ, कॉल कर सकते हैं, कॉल कर लिया। और मैं M1 को मेन मेथड में कॉल किया हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं रन करता हूँ। एक लूप बन गया, वही बार बार हो रहा है। देखो दे रहा ना स्टैक ओवरफ्लो एरर। देखो ये एरर क्यों दिया है पहले ये समझते हैं हम। वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मतलब मेन मेथड है, मेन मेथड में M1 को कॉल किया गया है। M1 हमारा M1 में पहली लाइन लिखी है M3, मतलब कि M3 कॉल हुआ है, M3 मेथड कॉल हुआ है। अब M3 में आएगा तो M3 के अंदर क्या कॉल हुआ है, पहला M1 मेथड। फिर क्या चलेगा, M1 के पास जाएगा और अगर फिर M1 में M3 कॉल हुआ है तो मतलब ये यहाँ पे ना एक साइकिल बन जाएगी। मतलब हाँ, M1 M3 कॉल किया, M3 M1 को, फिर M1 M3 को, M3 M1 को। तो यहाँ पे वो मतलब कंपाइल कुछ टाइम बाद क्या है, जावा हमारा इसे मतलब एरर दे देता है, क्योंकि कुछ ये अगर चलेगा तो ये कंटिन्यूसली कितना टाइम तक चलता रह जाएगा। और इसे ही बोलते हैं ना लॉजिकल एरर। मतलब कि हमने ये गलती की है, हमने यहाँ पे देखो कुछ टाइम तो प्रिंट हुआ, मतलब M1 कॉल हुआ, मेन मेथड में M1 कॉल हुआ था, पहली लाइन चली प्रिंट करने की system.out.println DJ, मतलब जो भी लिखा था वो कंसोल पे प्रिंट हुआ। फिर M3 मतलब M3 कॉल हुआ, M3 चला, M3 में जो पहली लाइन थी SKJDF जो भी था प्रिंट किया। फिर वहाँ पे M1 कॉल हुआ, M1 के पास गया। अब M1 में फिर क्या कॉल है, ये प्रिंट की लाइन जो है DJKF, मतलब जो भी लिखा है वो कंसोल पे प्रिंट हुआ। मतलब ये चीज़ एक लूप की तरह हो गई। कुछ टाइम तो कोड चला लेकिन उसके बाद वो एरर दे दिया। और एरर क्या है कि ये स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। जब हम एक साइकिल में ये चल रहा है तो कुछ टाइम पे बाद ये एरर दे देता है। एरर क्यों दिया कि मतलब ये कोड हमारा फिनिश ही नहीं होगा कभी, ये कोड हमारा चलता रह जाएगा। तो इसलिए वो हो सकता है कि भाई ये लॉजिकल एरर हो हमारी, ये इसे बोलते हैं ना लॉजिकल एरर। मतलब कि हमें गलती क्या किया है कि M1 के अंदर हमने M3 कॉल किया और M3 के अंदर M1, तो एक लूप की तरह हो गया है। ये कॉल हुआ फिर ये और ये लूप कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और देखो इसका एरर यहाँ भी नहीं दिया, मतलब कंपाइलर इसके लिए एरर नहीं दिया क्योंकि हमने जो उसका रूल था उसको फॉलो किया। क्या मतलब रूल है कि मेथड जो है, हम एक मेथड को किसी दूसरे मेथड में कॉल कर सकते हैं और दूसरे मेथड को हम किसी तीसरे में कॉल कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पे एरर नहीं दिया। एरर दिया हमारा जब एग्जीक्यूशन टाइम पे, मतलब JDK। और अगर मैं यहाँ से M1 को हटा दूँ, अब यहाँ पे इसका लूप नहीं बनेगा। अब कंसोल पे कुछ जो मैसेज था वहाँ पे प्रिंट करने की लाइन थी, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ।